हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग नायब तहसीलदार के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे और वहां पे देखेंगे कि नायब तहसीलदार की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ कौन कौन सी बुक्स आपने इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए फॉलो करनी है, ये भी आज के वीडियो लेक्चर में कवर किया जाएगा। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे यही उठ के आता है, क्योंकि जब हम लोग एचपीपीएससी की नोटिफिकेशन को देखते हैं जो आपने देखी भी है 31 दिसंबर को जो रिलीज की गई है, तो उस नोटिफिकेशन में आप लोग एक चीज पाओगे कि वहां पे क्लियरली डिफाइन किया गया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि 30 नंबर का या 30 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल जीके के ऊपर रहेंगे, 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के ऊपर रहेंगे एंड 40 क्वेश्चन जो है वो जीएस के ऊपर रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये एनालिसिस इसलिए जरूरी है जहां पे हम लोगों ने देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक ऐसे एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, और उसके साथ साथ जो सिलेबस में मेंशन चीजें हैं उनमें क्या किसी तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी इन सबसे इक्वल वेटेज यानी कि इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो यही रीजन है कि हम लोगों को ये एनालिसिस जो रहती है ये बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि कभी कभी जैसे हम लोग देख भी रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जो एग्जाम का अनसर्टेनिटी है, एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उस कंपटीशन को कैसे काउंटर किया जाए, तो उसमें मेहनत के साथ साथ, हार्डवर्क के साथ साथ आप सब लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनानी चाहिए जो आपको क्लियर हो जब आप इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस आप सब लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। तो सिलेबस में देखिए क्या है। सिलेबस में सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश जीके की बात की गई है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का ही एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं आज, जीएस का, मेंस का बाद में करेंगे। तो टोटल 120 मार्क्स के सवाल या टोटल 120 क्वेश्चन, जो कि हर एक जो सवाल है वो आपका एक एक नंबर का रहेगा, वो हम लोगों को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले हिमाचल जीके जहां से 30 सवाल पूछे जाएंगे। तो हिमाचल की हिस्ट्री, हिमाचल की ज्योग्राफी, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके साथ 50 मार्क्स के जो सवाल हैं वो आप लोगों को करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, क्लियर, उनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। और तीसरा आपका है 40 मार्क्स का, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज या जो नॉर्मल आपका जीके रहता है। तो इसके सिलेबस को थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इन तीनों में देखने में सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पर जब हम रियलिटी में पेपर को एनालाइज करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो इस वाले सेक्शन से पूछे जाते हैं, जिसमें लिखा गया है कि यहां से सिर्फ 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रियलिटी में ऐसा नहीं है, यहां से हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि जीएस में या जनरल स्टडीज या जीके में क्या क्या लिखा गया है। यहां पे पहले लिखा गया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स। क्लियर? यानी कि 1857 से पहले का जो इतिहास है, चाहे वो मिडाइवल है चाहे वो एंशिएंट है, वो सिलेबस के अंदर मेंशन्ड नहीं है। साथ में है इंडियन कल्चर। अब इंडियन कल्चर ओपन है। इंडियन कल्चर जो हमारा एंशिएंट टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ वो भी सिलेबस का हिस्सा आ गया शब्द के लिखते ही। इंडियन कल्चर जो मिडाइवल टाइम पीरियड पे डेवलप हुआ वो भी ऑटोमेटिकली हमारे सिलेबस का हिस्सा आ गया, और क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं इसके ऊपर। तो सेकंड हिस्सा आ गया इंडियन कल्चर, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट है जो आपने कवर करना है इस पेपर के लिए। तीसरा आ गया इंडियन पॉलिटी, चौथा आ गया इंडियन इकोनॉमी, पांचवा आ गया ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्लियर? तो यहां पे आपके जो इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं या इंडिया की ज्योग्राफी है, इंडिया का चाहे एग्रीकल्चर की बात करो, इंडस्ट्रीज की बात करो, पॉपुलेशन की बात करो, वो सारे का सारा जो वो ज्योग्राफी में कवर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। तो इस तरीके से आप लोगों को 2, 3, 4, 5 एंड 6 टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो है वो यहां पे मेंशन किए गए हैं डायरेक्टली। लेकिन जब हम लोग एग्जाम को अंडरस्टैंड करेंगे, जब हम एग्जाम को एनालाइज करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि यहां पे साइंस के सवाल भी पूछे जाते हैं। क्लियर? तो एक और सब्जेक्ट यहां पे ऐड हो गया जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पिछले 4 जो पेपर हुए हैं 2012, 14, 16 एंड 18 में, क्लियर, वहां पे साइंस के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जनरल साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। क्लियर? और उसके साथ साथ हम लोगों को एनवायरमेंट के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो आसान भाषा में लिखे हुए 6 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको 8 टोटल सब्जेक्ट जो हैं वो जनरल स्टडीज में पढ़ने हैं। जनरल स्टडीज पे ही आपको ज्यादा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन पॉलिटी लिख दिया, अब स्पेसिफाई थोड़ी ना किया, मेंशन थोड़ी ना किया कि इंडियन पॉलिटी में से क्या आएगा। इंडियन पॉलिटी तो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी है। तो आप लोगों को जो नॉर्मल रिकमेंडेड बुक्स जो आप एचएस वगैरह के लिए पढ़ते हो या एलाइड के लिए पढ़ते हो, उन सारे के सारी बुक्स को जो है वो आपको नायब तहसीलदार के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। बुक लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा इस किताब को कितना सीरियसली पढ़ना है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे पहली चीज जो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि सिलेबस के बाहर भी
जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। और साथ में जैसे मैं बीच में रेफरेंस भी दे रहा था कि 4 पेपर हुए हैं जिनमें जो 2012 का पेपर है, अगर आप उसको थोड़ा सा देखोगे तो 2012 का पेपर बड़ा अनयूजुअल पेपर है। अनयूजुअल का मेरा मतलब क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। जैसे एक सवाल आया कि जब किसी ने नोबेल प्राइज को लिया तो उसने एक स्टेटमेंट दी, तो वो पूछा गया कि वो जो स्टेटमेंट है वो किसने दी थी। क्लियर? तो इतनी डिटेल में कोई भी चीजों को नहीं पढ़ता है। तो 2012 का जो पेपर था वो बड़ा डिफरेंट था, वो थोड़ा सा अलग पेपर था। क्लियर? लेकिन इसके बाद 2014, 16 और 18 की अगर मैं बात करूंगा तो वैसे ही पेपर थे जो नॉर्मल हिमाचल प्रदेश में बाकी पेपर जिस तरह से हमें देखने को मिलते हैं, चाहे मैं लाइट की बात करूंगा, एचएस की बात करूंगा। बट हाँ ये है कि सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस आपका इन 8 सब्जेक्ट्स तक जो वो सीमित है। एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री, जहाँ पे मुगलों के राजाओं के बारे में, एंशिएंट टाइम पीरियड के राजाओं के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना सिलेबस में मेंशन किया गया है ना ही सवाल उसके ऊपर पूछे गए हैं। ये जरूर है कि ये मुगल एम्पायर के राजाओं के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उन राजाओं के द्वारा कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। पेंटिंग्स के ऊपर सवाल हो सकता है, आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। तो कल्चर जो वो थोड़ा ब्रॉड है। कल्चर जो सोसाइटी के उस स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड्स थे जो कुछ क्वालिटीज को पोजेस किया करते थे, वो सारी चीजें जो है वो हमें कल्चर के अंदर कवर करनी पड़ती है। डन? तो कल्चर लिख के थोड़ा ब्रॉड हो गया। तो कहानी यही रहती है कि जब हम इस एग्जाम की, जहां पे कम पोस्ट हैं, तो जितनी ज्यादा विड्थ में, जितना ज्यादा हॉराइजन हम उसका ब्रॉड कर सके, उतना हम लोगों के लिए बेटर रहता है। तो पहली चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको रियल पिक्चर बताता हूं। रियल पिक्चर का मेरा मतलब है कि ये तो कमीशन ने दिया है। रियल पिक्चर जब हमने फाइनल एग्जाम्स को या फाइनल क्वेश्चन पेपर्स को देखा या एनालाइज किया, तो वहां पे ये पाया गया, यानी कि जब 2012 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ तो वहां पे जनरल स्टडीज के 60 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन थे जो सिलेबस में 50 लिखे गए हैं, और हिमाचल जीके के जो वो 30 क्वेश्चन जो लिखा गया था एज इट इज 30 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल जीके के हम लोगों को 2012 में देखने को मिले। 2014 में ट्रेंड और चेंज हुआ, जहां पे करंट अफेयर से सिर्फ 15 क्वेश्चंस आए और जीएस के जो सवाल थे वो टोटल 75 हो गए, और हिमाचल जीके में फिर भी चेंज नहीं था, वहां पे अभी भी हमें 30 सवाल ही देखने को मिले। तो एक कंसिस्टेंसी है हिमाचल जीके की, जहां पे 30 क्वेश्चंस आपको 30 के 30 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जीएस और करंट अफेयर में थोड़ी सी वेरिएशन है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि मे बी कोई और इंडिविजुअल इसको एनालाइज करे तो वहां पे वो कहे कि सर करंट अफेयर के तो 20 क्वेश्चन है और जो जीएस है उसके जो वो 30 क्वेश्चन है। इसका रीजन है कि बहुत सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक जिनको हम नॉर्मल स्टैटिक, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं या ज्योग्राफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिन टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, उनको मैंने करंट अफेयर से एक्सक्लूड किया है। करंट अफेयर वो हैं जो सोली उस स्पेसिफिक ईयर के आसपास जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग हो रही थी उनके ऊपर केंद्रित थे, उनके ऊपर बेस्ड थे। तो +-5 जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी जहां पे करंट अफेयर लिखा गया है कि 50 पूछे जाएंगे, वहां पे अगर आपको 15 या 20 ही करंट अफेयर देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है। हो सकता है इस बार एज इट इज पैटर्न को फॉलो कर ले, लेकिन पिछले 4 बार जो पेपर हुए हैं उसमें हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। जनरल स्टडीज 2016 में 60 सवाल जो हैं वो जीएस के हैं, 30 करंट के हैं, 30 हिमाचल जीके के हैं। सिमिलरली 18 में भी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया है। क्लियर? यहाँ पे कई लोग एनालाइज करेंगे तो शायद ये 32 हो सकते हैं, 33 हो सकते हैं, 28 हो सकते हैं। अगेन ज्यादा 2-4 ऊपर नीचे से यहाँ पे करंट अफेयर में ज्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर स्पेशल, अगेन मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं, जो डायरेक्टली रेफरेंस दिया गया है उन्हीं को ही हम लोगों ने करंट अफेयर जो है वो कंसीडर किया है। लेकिन यहां पे आप एक चीज देख रहे हो कि रियलिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है, जो शायद सिलेबस को देख के या जो सिलेबस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई है उसको देख के लग रहा है कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, वो रियलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। और इवन की अगर जीएस का नॉलेज आपको होगा तभी करंट अफेयर को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जीएस जो है वो वैसे भी करंट अफेयर के साथ काफी ज्यादा रिलेटेड रहता है, या करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग में जीएस का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। जैसे कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ तो मेरे को पता होना चाहिए उसके कंसेप्ट के बारे में, मेरे को बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए, मेरे को फिस्कल डेफिसिट के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके मैं उसका आंसर जो है वो कर पाऊंगा। सिमिलरली पॉलिटी में कोई अपॉइंटमेंट हुई, किसी कोई है ना, कोई गवर्नर बना, कोई प्रेसिडेंट बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई मिनिस्टर बना, तो मेरे को अगर थोड़ा नॉलेज होगा उस कंसेप्ट के बारे में तो कहीं ना कहीं उन चीजों को रिलेट करना, याद करना मेरे लिए कंपैरेटिवली आसान रहेगा या इजी रहेगा। कहानी समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर? तो ज्यादा लेफ्ट राइट करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक जो पैटर्न है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, वहां पे
जनरल स्टडीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे रेलिवेंट है। उसके साथ साथ नो डाउट करंट अफेयर और हिमाचल जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा जो ये वाला सिस्टम है इससे काफी विपरीत चीजें जो है वो हमें रियलिटी में पिछले 4 पेपर्स में देखने को मिली है। हो सकता है इस बार कमीशन एज इट इज फॉलो कर ले कि करंट के 50 डाल दे, लेकिन पिछले 4 साल या 4 पेपर्स में पिछले 10 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ है, तो चांसेस इसके कम है। सिंपल सी बात, नायब तहसीलदार में मैं एक आपको लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना। मे भी जब पेपर में आप बैठोगे आपको याद आएगी ये जो मैंने बात कही है या जिसको मैं कह रहा हूं। नायब तहसीलदार अभी तक का सबसे अनएक्सपेक्टेड पेपर है। यानी कि जितने बार पेपर हमारे, चाहे मैं बाकी पेपर्स की बात करूं, लाइट की बात करूं या एचएएस की बात करूं, सबसे ज्यादा जो सरप्राइज एलिमेंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो नायब तहसीलदार पेपर के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो आप इसमें हमेशा एक्सपेक्ट करना, यही रीजन है कि आप लोग अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाइए, आप प्रॉपर जनरल स्टडीज को कवर करिए, आप प्रॉपर करंट अफेयर्स करिए, आप प्रॉपर हिमाचल जीके को करिए, ताकि कोई भी या किसी भी स्पेसिफिक एस्पेक्ट की या किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक पोर्शन की वेटेज अगर ज्यादा हो जाए तब भी आप उस सिचुएशन में या उस जो सिचुएशन है उसको आसानी से टैकल कर सको। क्लियर? तो पहला हिस्सा होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज क्या है कि जब मैं जीएस की बात करूंगा, अब ये तो क्लियर हो गया कि जीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी मैं हिमाचल जी के करंट अफेयर में किस किस साल कितने सवाल जो है वो पूछेंगे, क्लियर, और उसके साथ साथ किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा तवज्जो देनी है, ज्यादा जो है वो आपने इंपॉर्टेंस देनी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देखते हैं कि जीएस में, ये सबसे पहले हम करंट अफेयर्स एंड हिमाचल जीके को करते हैं, फिर जीएस में जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस है, क्लियर, इसको हम लोग देखेंगे कि किस साल में कितने सवाल पूछेंगे। तो वहां से आपको पता चलेगा कि किसी साल इकोनॉमी के 1 या 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, किसी साल इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी साल हिस्ट्री के जो वो 20-22 सवाल आ रहे हैं, किसी साल जो वो 15-16 सवाल आ रहे हैं। और ओवरऑल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हिस्ट्री है, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो 1857 के बाद हम लोगों को एलाइड एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। तो वो हिस्ट्री मैक्सिमम सवाल जब पूछे गए हैं तो यहां से हमें पता चलता है कि हमें हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा काम करना है। क्लियर? तो ये पूरी एनालिसिस, जहां पे कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे हो सकता है कल को 30 सवाल जो है वो पॉलिटी से आ जाए, हो सकता है 30 सवाल ज्योग्राफी से आ जाए, 30 जो है वो हिस्ट्री से आ जाए, तो कोई भी सब्जेक्ट इसमें डोमिनेट कर सकता है। तभी मैंने कहा कि यहाँ पे आपको अपने जो बेसिक्स हैं, अपने जो पूरी जो हमारी प्रिपरेशन के सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया ही कि 2018 में 30 सवाल हैं, 16 में 30 हैं, 14 में सिर्फ 15 सवाल पूछे गए और 12 में 30 सवाल थे। यहाँ पे 2-3 ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस एक अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, उसके ऊपर जो एक अलग से योगेश जी जो करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं वो आपके साथ करंट अफेयर की वीडियो पे को भी एनालिसिस करेंगे कि स्पेसिफिकली गहराई में जाके किस किस टॉपिक को आपने पिछले 1 साल या 1.5 साल का, स्पेशली 1 साल का करंट अफेयर, मैं आपको यही कहूंगा कि एटलीस्ट मार्च ऑनवर्ड्स करंट अफेयर जब उसको कवर करिए, कोशिश हो सकती है तो जनवरी से कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा पीछे भी करंट अफेयर या पीछे का करंट अफेयर भी हम लोगों को कुछ एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट मार्च के बाद जो है वो करंट अफेयर को प्रॉपर फोकस करिए। और यहाँ पे स्टेटमेंट्स वगैरह जो हैं, या जनरल स्टेटमेंट, जनरल लाइन्स अगर किसी के द्वारा कही गई हैं, किसी के बारे में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई डिस्प्यूट्स हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, चाहे देश का वो बाहरी देश का कोई इंटरनल मामला है, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा जब आप एनटी नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो। 2018 में नो डाउट यूजुअल ट्रेंड्स के ऊपर पेपर था, लेकिन 2012 का पेपर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही डिफरेंट लाइंस के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पेपर हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? तो थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे कल्चर की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे जो हमारे महाभारत है, हमारे जो वैदिक कल्चर है, क्लियर, वहां से बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और वो गहराई में सवाल पूछे जाते हैं, इन डेप्थ पूछे जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक्स को ज्यादा गहराई में कवर करना है। तो यही रीजन है, जितना ज्यादा जो है वो हम पेपर को जब रीड करते हैं, और मैं भी पर्सनली आपको सजेशन दूंगा जरूर एक बार चारों के चारों जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीलिम्स के HPPSC की वेबसाइट पे मौजूद है, उनको जरूर गो थ्रू करिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे क्लियर कि कैसे पेपर में जो वो वेरिएशंस हो सकती है। तो करंट अफेयर्स की मैं बात करूंगा तो करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनेगा, मैंने आप लोगों को बताया। हिमाचल जीके को थोड़ा सा मैं गहराई में उठा रहा हूं। अब देखिए हिमाचल जीके को आप लोग यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो। क्लियर? 2018 का चार्ट बनाया है, 16 का है, 14 का है, 12 का है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इकोनॉमी की। क्लियर? सबसे पहले बात की जाएगी इकोनॉमी की। तो 2018 में इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर 4 सवाल पूछे गए, 2016 में 6 सवाल पूछे गए, 2014 में 6 सवाल पूछे गए और 2012 में इकोनॉमी के ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था।
और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर बेस्ड होते हैं, या जो हमारी हिमाचल प्रदेश की बुक्स हैं जो मैं बताऊंगा भी, जैसे जगमोहन बलोकरा है, उसमें जो इकोनॉमिक कवर किया गया है, कोई प्रोग्राम है, कोई पॉलिसी है, कोई इनिशिएटिव है, पहले 5 ईयर प्लान के ऊपर सवाल पूछे जाते थे, क्लियर, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो है, यानी कि जो घटनाएं पिछले 40-50 सालों में हुई हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस, इकोनॉमी की रेलेवेंस जो वो काफी ज्यादा है। नो डाउट 12 में की सवाल आया था, और 12 वैसे भी थोड़ा डिफरेंट पेपर था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूंगा, नदियां कौन कौन सी रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, क्लियर, या लेक्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, क्लियर, ये सारे के सारे ट्राइब्स हैं, ये सारा ज्योग्राफी का हिस्सा अगर मानेंगे हम लोग तो 7 सवाल 2018 में पूछे गए, 5 क्वेश्चन 2016 में, 3 क्वेश्चन 2014 में, और सिर्फ एक सवाल जो है वो ज्योग्राफी का 2012 में देखने को मिला, क्लियर। सॉरी। उसके साथ साथ अगर मैं पॉलिटी की बात करूंगा, पॉलिटी सबसे कम पूछी जाती है नॉर्मली, पॉलिटी वैसे पढ़ने के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे हिमाचल के अंदर। एक सवाल 2018 में पॉलिटी का आया, क्लियर, 2016 में 3 आए और 2014 में 3 आए। अब हिमाचल जीके में पॉलिटी से किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस 2 मिनट में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। कल्चर एंड सोसाइटी की बात करूंगा तो 4 सवाल 2018 में आए, 16 में 4 आए, 14 में 10 और 12 में 16 क्वेश्चन जो थे वो हिमाचल प्रदेश के कल्चर एंड सोसाइटी के ऊपर थे। और ये थोड़े डिफरेंट, मतलब क्योंकि बच्चे उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो राजाओं के बारे में ज्यादा पढ़ते रहते हैं और हिमाचल के जो कल्चरल एस्पेक्ट्स उनको थोड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन 2012 और 14 में कल्चर के ऊपर हमें बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो देखने को मिले। तीसरा हमारा है हिस्ट्री। अब देखिए वैसे कल्चर जो है वो, हिस्ट्री और कल्चर एक ही चीज है, कोई डिफरेंट तो नहीं है, मैंने इसलिए सेपरेट किया है। हिस्ट्री मेनली मेरा मतलब है जो राजा हैं, जो किंग्स हैं, उनके कंट्रीब्यूशन या उनके टाइम पे हुई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। कल्चर का मेरा मतलब है हिमाचल के अंदर, चाहे मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, चाहे मैं रिलीजन की बात करूं, चाहे मैं लिटरेचर की बात करूं, चाहे मैं ट्राइबल कल्चर की बात करूं, मैरिजेस की बात करूं, फेयर्स की बात करूं, फेस्टिवल्स की बात करूं, क्लियर, ये सारे का सारा जो है वो हमारा कल्चर का, पेंटिंग्स की बात करूं, ये सारे का सारा जो हमारे कल्चर का हिस्सा माना जाएगा। और इसको कवर करना थोड़ा आसान रहता है रेदर देन में किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री, यानी कि हर एक राजा के कॉन्ट्रीब्यूशन को याद करूं। तो यहां से दोनों को सेपरेट करने का एक ही रीजन था, ताकि आप लोग कल्चर के ऊपर इक्वली फोकस करो। ये ना सोचो कि इतने राजा है, किंग्स है, उनके ऊपर मैं पहले फोकस कर लेता हूं और कल्चर तो थोड़ा सा ही है, उसको मैं रहने देता हूं या नहीं कवर करता हूं। तो यहां से आप लोग देख लीजिए कि कल्चर के ऊपर कितने प्रश्न, कितने सवाल जो है वो आप लोगों को देखने को मिले हैं। हिस्ट्री के ऊपर 14 सवाल 2018 में, 16 में 11, 14 में 8 और 12 में जो है वो आपको 16 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिले हैं, क्लियर। तो आसान भाषा में जो है वो अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री के ही 2012 में 28 क्वेश्चन थे, 30 में से 28 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के 2012 में थे, क्लियर। एक पॉलिटी का था और इकोनॉमी का था, दैट्स इट। और हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है नो डाउट हिमाचल प्रदेश की, लेकिन हिस्ट्री को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो यही रीजन है कि 12 को मैंने थोड़ा सा कहा कि थोड़ा अनयूजुअल ट्रेंड्स के ऊपर था। तो इस तरीके का पेपर आप देख सकते हो कभी भी कि जहां पे एक ही सेक्शन की डोमिनेशन हो, लेकिन फॉर्चुनेटली उसके बाद जो पेपर हुए 14 में, 16 में, 18 में, उसमें हमें इस तरह का कोई ट्रेंड देखने को नहीं मिला। और ये जो चार्ट है इसको आप लोग थोड़ा सा ढंग से जो है वो ऑब्जर्व कर लीजिए कि कल्चर, ये 2012 की बात हो रही है, तो कल्चर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो किंग स्पेसिफिक हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट स्टैटिक है, हाँ उसकी रिलेवेंस अभी भी बरकरार है। पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो कम पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी थोड़ी सी एवरेज रहती है। एवरेज में बात करूंगा 3-4 सवाल जो हैं मेरे को हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी एंड हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आपने हर एक डायमेंशन, हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है, क्लियर। तो अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो देखो, हिस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ किंग्स, किस राजा ने क्या किया, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जो हमारे प्रदेश में हुई उसके बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन, मोनेस्ट्रीज कहां पे कौन सी हैं, ड्रामा, डांसेस, ड्रेसेस, फेयर्स, फेस्टिवल्स, किताबें किसके द्वारा लिखी गई, जो हमारे यहाँ की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, चाहे बलसन के राजा के द्वारा कोई किताब लिखी गई, चाहे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा किताबें लिखी गई, वो सारे के सारे जो आप लोग यहाँ पे लिटरेचर के अंदर कवर करोगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई और लिटरेचर डेवलप हुआ, हिमाचल प्रदेश के बारे में किसी लिटरेचर में रेफरेंस दी गई, तो हर एक एस्पेक्ट जो आप लोग हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में कवर करोगे। तो इन चीजों के ऊपर आपने ध्यान रखना है जब आप हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को करोगे। जब आप हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को करोगे तो किस पे फोकस करोगे, रिवर्स पे, ठीक है, कौन सी नदी कहां से बह रही है, कहां से गुजर रही है, कौन कौन से उसकी ट्रिब्यूटरी है, वैलीज पे, हिमालयन रीजन्स पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स,
पासेस, पीक्स, ट्राइब्स, लेक्स, पॉपुलेशन सेंसस, हर एक टॉपिक से हम लोगों को ज्योग्राफी के ऊपर सवाल देखने को मिले हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा इकोनॉमी की। अगर मैं बात करूंगा, मेनली इकोनॉमिक सर्वे जो वो ज्यादा डोमिनेट करेगा। इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हैं, चाहे रीसेंट है या पुरानी है, पता होनी चाहिए। डिफरेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ हैं, कौन सी नदी पे है, क्या कैपेसिटी है, पता होना चाहिए। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ इंपॉर्टेंट डाटा पता होना चाहिए, बजट में दी हुई रेफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब देखते हैं कि पेपर कब होता है, तब तक अगर बजट आ गया तो आपको इस साल का भी करना पड़ेगा, पिछले साल का भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेपर कब बना होगा। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर बजट और सर्वे अगर आपने पिछले साल का अच्छे ढंग से किया है तो इस साल में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, कुछ ही डाटा जो है वो चेंज होगा, तो आपने बस उसको ही याद रखना है। तो बजट सर्वे आपको वैसे भी करना पड़ेगा, वो हर एक एग्जाम में काम आएगा। इस बार हमने एचएएस में देख लिया कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से बहुत ज्यादा सवाल पूछेगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर बेस्ड है। अगर उसने या किसी भी बच्चे ने उसको पढ़ा हुआ है तो वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा था। क्लियर। इसके साथ लास्ट अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी की, तो अलग अलग जो कानून पास हो रहे हैं या रिसेंटली हुए हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस की बात करनी है, हिमाचल प्रदेश के पहले स्पीकर, पहले गवर्नर, अभी के गवर्नर, अभी के स्पीकर, अभी के मिनिस्टर, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, यानी कि कैसे फॉर्मेशन हुई आपकी, गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कब बने, जैसे आपका जो है वो कमीशन एचपीपीएससी कब बना, हीपा कब बना, क्लियर, ट्रिब्यूनल्स अगर कोई है तो उसकी फॉर्मेशन कब हुई, कौन उसके चेयरमैन है, कौन उसके हेड हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पॉलिटी में कवर करनी पड़ेगी, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ हिमाचल में यही रहता है कि जिसके पास जिसके संदर्भ में हमारे पास कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा सवाल वहां से नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर। तो पॉलिटी छोटा है तो कवर करना इसको आसान है, यहाँ पे बहुत कम रहता है कि बच्चे इसको गलत करते हैं, तो आपने भी यही कोशिश करनी है कि पॉलिटी अगर एक या दो सवाल भी आ रहे हैं तो वो आपके सही होने चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में जरूर 2-3 क्वेश्चन या कभी कभी 4 या 5 सवाल भी ऐसे रहते हैं जो थोड़े अनयूजुअल ट्रेंड्स पे हैं, जो शायद आपने कभी पढ़े नहीं है, या जो हमारी नॉर्मल बुक्स जिनको हम रीड करते हैं वहां पे हमें इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलते। वैसे होते तो जरूर है, लेकिन उतनी ज्यादा माइन्यूटली ब्लोगरा की अगर मैं बात करूंगा तो इतने ज्यादा पेजेस हैं, सारे के सारे पेजेस प्रॉपरली नहीं पढ़े जा सकते हैं। क्लियर। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। डन। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने हिमाचल प्रदेश जीके को पढ़ते हुए ध्यान रखना है, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी की मैं स्पेसिफिकली बात करूं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हिस्सों की बात होगी। करंट अफेयर, मैंने बताया करंट अफेयर के ऊपर प्रॉपर एनालिसिस आएगी, योगेश जी आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर। काफी सालों से करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, 10-12 साल हो गए उनको पढ़ाते हुए, और वैसे भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, जितने लोग भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं काफी एक्सपीरियंस है, बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, होपफुली जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा आप लोगों को आपके एग्जाम में मिल सके। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब मैं बोल रहा हूं तो 1857 के बाद की बात कर रहा हूं, और वहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने 1857 के रिवोल्ट के बाद जो जो इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, लिटरेचर की बात करें जो डेवलप हुआ हमारी फ्रीडम सर्कल टाइम पीरियड के दौरान, मूवमेंट्स की बात करें, चाहे वो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं या हमारी कास्ट मूवमेंट्स हैं, क्लियर, इन सारे के सारे कवरेज जो है वो आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखिए 2012 में मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर 20 सवाल, 2014 में 16 सवाल, 2016 में 22 सवाल, 2018 में 14 सवाल। तो कंसिस्टेंटली हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर ऑन एन एवरेज जो है वो खुद सोचो, अगर मान लो 60 क्वेश्चन भी जीएस के आ रहे हैं और उनमें से 20-22 सवाल जो हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं, तो वहां से आप लोग आइडिया लगाइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने जितनी गहराई में हो सकता है उतने आपने कवर करना है, क्योंकि पिछले 4 साल एक कंसिस्टेंट ट्रेंड की बात कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद कल्चर की अगर मैं बात करूंगा, क्लियर, कल्चर को मैंने सेपरेट इसलिए किया ताकि आप उसको सेपरेटली देख सको, और सिलेबस में भी अलग से मेंशन है। 2012 में 10 सवाल है, 2014 में 8 सवाल है। तो आप लोग ऐसा देख लीजिए कि हिस्ट्री, अगर मैं कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री को इकट्ठा करता हूं तो 30-32 सवाल जो है, यानी 50% क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री से पूछे गए हैं। क्लियर। 16 और 18 में जो वो एक एक क्वेश्चन ही हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपको कल्चर जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। स्पेशली ये जो वैदिक पीरियड का कल्चर है इसके ऊपर काफी क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। भक्ति मूवमेंट के ऊपर काफी सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। आर्किटेक्चर, पेंटिंग, क्लियर, डांसेस, ड्रेसेस, ड्रामास, इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो वो देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसको गहराई में जितना अच्छे तरीके से कवर कर सको उतना बेटर है। प्री और मेंस का सिलेबस क्योंकि सेम है, तो सेम चीजें आपको सेकंड लेवल में भी बहुत ज्यादा काम आएंगी। डन। नेक्स्ट, गांधीयन थॉट्स,
2012 में 11 सवाल पूछे गए और गांधीयन थॉट में बहुत गहराई में, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जितना बेटर है कि जितना गांधी के जो राइटिंग्स हैं, गांधी के जो थॉट्स हैं, उनके एप्लीकेशन, उनके कंसेप्ट को गहराई में जितना पढ़ सको, उनके साथ जो एसोसिएटेड मूवमेंट्स, एसोसिएटेड इंडिविजुअल्स हैं, जितना ज़्यादा गहराई में पढ़ सको उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गांधीयन थॉट में 11 क्वेश्चन तो 2012 में थे, उसके बाद 5-5-6 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 2014, 16 और 18 में देखने को मिले। तो अगेन गांधीयन थॉट भी काइंड ऑफ हिस्ट्री का हिस्सा है। तो आप लोग देख लो यहाँ पे कि 70% के आसपास 2012 में जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है, जिसमें कल्चर, गांधीयन थॉट और मॉडर्न हिस्ट्री को मान सकते हैं, वहां से सवाल पूछे गए हैं। क्लियर? तो ये छोटी छोटी हिस्से हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है। तो हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन जैसे हम ट्रेंड आगे देख रहे हैं तो वहां कमीशन जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स को। बट अगेन जैसा मैंने कहा, नायब तहसीलदार में थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। अगेन अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसेंट कंट्रोल है, तो कोई भी सब्जेक्ट अगर डोमिनेट करेगा तब भी आप उसके साथ जस्टिस कर पाओगे। तो अपने स्किल सेट के ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, आप डेफिनेटली इसमें अच्छा करोगे। जो भी आपकी मेहनत है उसका फल होपफुली आप लोगों को मिलेगा और मिलना भी चाहिए। क्लियर? इसके बाद देखिए, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा, एनवायरमेंट अभी सवाल पूछे जाने शुरू हुए हैं, स्पेशली करंट रेफरेंस पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 2012 में 2 ही सवाल थे। 2014 में देखो ज्योग्राफी के 22 क्वेश्चन आ गए। तो जिनको लगा होगा 2012 में कि ज्योग्राफी से कम आएंगे, क्योंकि पिछली बार 2 या 3 सवाल ही आए थे और अगर शायद उन्होंने ज्योग्राफी छोड़ दी होगी, तो देख लो 2014 में 22 क्वेश्चन आ गए, 2016 में 14 आ गए और 2018 में जो है वो 10 सवाल आए। तो यहाँ पे थोड़ा हमें लास्ट के 2 पेपर्स में एक एवरेज मेंटेन होती हुई देखने को मिल रही है, 10 से 12 के बीच में, 12-13 के बीच में। क्लियर? तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ज्योग्राफी को भी आपने फोकस करना है। ज्यादा जो तवज्जो आपकी रहेगी वो जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके ऊपर आपका मेन फोकस रहेगा। जो कंसेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, उनके ऊपर सवाल वैसे भी नहीं पूछे जाते हैं जो क्लाइमेटोलॉजी वगैरह आप पढ़ते हो। बट हाँ, ये है कि इंडियन क्लाइमेट को पढ़ने के लिए आपको क्लाइमेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इंडियन जियोमोफोलॉजी को समझने के लिए आपको जियोमोफोलॉजी के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। तो ये रीजन है, पहले कंसेप्ट्स पढ़ लीजिए, लेकिन जो सवाल है वो इंडियन स्पेसिफिक, इंडियन ज्योग्राफी जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर? बीच में जो है वो जो हमारा यूनिवर्स है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो नॉर्मली नहीं देखने को मिलते थे। तो अगेन जितना कवरेज, जितना सिलेबस हम वाइड कर सके, स्पेशल फोकस इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ही आपने रखना है, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे दैट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी 2012 में 1 सवाल, 2014 में 9, 2016 में 8 और 2018 में 10 सवाल पूछे गए। तो आप एक चीज देखिए कि ऑलमोस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम कमीशन चीजों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो यही रीजन है कि आपको ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जो अच्छा कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो वो बड़ी नॉर्मल रहती है, बड़ी जनरल रहती है, ज्यादा पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, क्लियर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन 5-6 टॉपिक्स के ऊपर ही हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बट अगेन हमें नहीं आइडिया कि एग्जाम कैसे जाएगा, तो यही रीजन है हम जितनी ज्यादा कवरेज इकोनॉमी के अंदर कर सकते हैं उतना हम कवरेज करेंगे। क्लियर? उसके साथ साइंस सिलेबस में मेंशन नहीं है। 2012 में 4 सवाल, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथ तो नहीं आता है। 4 क्वेश्चन जो है वो 2012 के हैं। 12 में 6 सवाल 2014 में, 7 2016 में और 10 जो वो 2018 में। तो ट्रेंड क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस इज इंक्रीजिंग। क्लियर? तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को जो जनरल साइंस है, नॉर्मली 10वीं तक का लेवल है, कभी कभी लेवल बढ़ जाता है, तो 10वीं के अलावा भी एक किताब रहती है, वो मैं बताता हूँ आपको कि साइंस के लिए आपने कौन सी बुक को रीड करना है। क्लियर? तो साइंस के ऊपर हमें ये एक सवाल देखने को मिले। इंडियन पॉलिटी कंसिस्टेंट है। 2012 में 11 सवाल पूछे गए, 2014 में 10, 2016 में 8 और 2018 में 10 प्रश्न। क्लियर? तो कंसिस्टेंट है, नॉर्मल सवाल आते हैं। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से कोई लेफ्ट राइट ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही हम लोगों को नायब तहसीलदार में पिछले 4 सालों में सवाल या पिछले 4 पेपर्स में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। क्लियर? तो समझ आ गई कहानी? तो एक ही इसका कंक्लूजन है अलग अलग सब्जेक्ट्स को जब हम एनालाइज करते हैं। पहली बार जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके बाहर भी सवाल पूछे गए हैं, पूछे 2 ही दायरों में गए हैं, साइंस एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी किसी सब्जेक्ट को ज्यादा डोमिनेट किया जा सकता है, किसी सब्जेक्ट की वेटेज कम हो सकती है, तो आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इसका एक ही सोल्यूशन है, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपका एक अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। क्लियर? तीसरा, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को सिलेबस के अंदर देखने को मिलती है, रियलिटी में एग्जाम में वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो ये चीज भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। क्लियर? तो अब लास्ट में जल्दी से एक बार बुक्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट है। देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, 1857 के बाद के इवेंट्स को ही ये कवर करती है। यही अच्छी किताब है, तो इसको थोड़ा गहराई में पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। डन।
कल्चर की अगर मैं बात करूंगा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया है। अगर आप लोगों के लिए थोड़ी ये हैवी हो जाती है तो एक क्लास 11th में एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, एनसीईआरटी बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कल्चर जो है वो कवर किया गया है, तो अगर कल्चर कल को डोमिनेट करता है तो ये किताब हम लोगों को सहायता कर सकती है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए सिर्फ आप लोगों ने जो एनसीईआरटीज है उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करना है, ज्यादा फोकस करना है। जहां से भी अगर आपने प्रिपरेशन वगैरह की है उन नोट्स को भी आप फॉलो कर सकते हो। ज्यादा जो आपका ध्यान रहेगा वो आपका इन दो बुक्स के भी रहेगा, इंडिया की जो फिजिकल एनवायरनमेंट है और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। यहां से प्रश्न जो है वो पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद पॉलिटी की अगर मैं बात करूंगा, एक ही किताब पॉलिटी की है, सारे पेपर्स के लिए यही पढ़ी जाती है, इसके लिए भी आपने यही पढ़नी है, दैट इज इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे को रीड कर लोगे, बेटर रहेगा आपके लिए। और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए जो है वो एक शंकर आईएएस की किताब आती है, इसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देता हूँ कि जैसे ये 2-3 बुक्स हैं, जैसे अगर मैं इकोनॉमी की बुक्स की बात करूंगा तो इकोनॉमी के लिए बेटर है कि करंट पे थोड़ा सा रिलाई करो, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी की एनसीईआरटीज हैं उनमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको कवर कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमी के देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी एमएसएमई से रिलेटेड सवाल इंडस्ट्री में जो हम इकोनॉमी में कवर करते हैं वहां से पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर के किसी पॉलिसी किसी एक्ट जो हम इकोनॉमी में नॉर्मली कवर करते हैं वहां से पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमी जो नॉर्मल है, यानी कि जो आप प्रिपेयर करते हो या जो नॉर्मल संजीव वर्मा वगैरह जो बुक्स हैं उनमें दिया गया सिलेबस है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो बेटर थोड़ा सा इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काम करो रेदर देन किसी भी एक स्पेसिफिक किताब को बहुत ज्यादा गहराई में पढ़ो। सिमिलरली एनवायरनमेंट में भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों ने नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा कोई और किताब नहीं है। नहीं तो आप लोग एनसीईआरटीज के ऊपर रिलाई कर सकते हो अगर आपको बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी 6वीं से लेकर 10वीं तक तो करनी होती है। उसके अलावा एक ल्यूसेंट जीके की जनरल साइंस की बुक आती है, इसमें मैक्सिमम बहुत ज्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो होपफुली वो फैक्ट्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जीके में जो एक ही किताब है रामबाण है, दैट इज योर जगमोहन बलोखरा। क्लियर। जगमोहन बलोकरा की किताब है वंडरलैंड। क्लियर, सब लोगों को पता ही है इस बुक के बारे में। आप इस किताब को पढ़िए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर थोड़ा सा बहुत बड़ी किताब है, टाइम नहीं है, मुश्किल होती है इसको समझने में, तो एक आकाश पब्लिकेशन की हिमाचल दर्पण आती है। तो हिमाचल दर्पण जो है वो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सही है, और इसके साथ साथ जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हिमाचल दर्पण पहले हिंदी में आया करती थी आकाश पब्लिकेशन की, वो भी अच्छी किताब है, टू द पॉइंट है, फैक्चुअल है। और एनटी में चाहे प्री की मैं बात करूं, मेंस की बात करूं, जीएस जब हमें ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेगा तो वो किताब भी आपको मदद कर सकती है। लेकिन एक ही किताब पढ़ना, दोनों मत पढ़ना। जहां पे फैक्ट्स में डिस्प्यूट होगा वहां पे बलोकरा पे थोड़ा रिलाई करना। नो डाउट 2-3 फैक्ट्स यहाँ पे भी गलत हैं, लेकिन अगेन फिर भी 1-2 फैक्ट्स के लिए हम इतनी बड़ी और अच्छी किताब को नहीं इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर। नहीं तो दूसरी किताब मैंने आपको रेफरेंस दे दी, दोनों में से एक ही पढ़ना, क्योंकि एक ही पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ना मुश्किल है। क्लियर। लेकिन ये है कि मैं आपको, अगर बलोकरा पढ़ लिया आपने, समझ ली, तो किसी की भी किताब उठा लो, क्योंकि सबने अल्टीमेटली इसी किताब से लिखा हुआ है। क्लियर। किसी ने छोटा कर दिया, किसी ने 2-4 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, लेकिन यही बुक है, यही बाइबल है हिमाचल प्रदेश जीके के लिए। डन। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो करंट अफेयर्स के लिए आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर कवर करिए, जनवरी से लेके बेटर है करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो एटलीस्ट मार्च से लेके मार्च तक का करंट अफेयर करिए। एक्सपेक्टेड शायद है मार्च के एंड में भी पेपर हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। होपफुली कोविड जो इस बार ज्यादा इंपैक्ट ना डाले, अगर इंपैक्ट डालेगा तो पेपर में चेंज हो सकता है डेट्स में, लेकिन आप ऐसे ही प्रिपेयर करिए कि आपका जो पेपर है वो 2 महीने के बाद है। क्लियर। तो करंट अफेयर के लिए किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जो अभी तक आप फॉलो कर रहे हो आप उस पर रिलाई कर सकते हो। अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो हमारी वेबसाइट है www.civilstaffhimachal.com, वहां पे पिछले 1-1.5 साल की मैगजीन्स पढ़ी हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। लेकिन मैं यही कहूंगा, अगर आप अभी तक किसी और सोर्स के ऊपर करंट अफेयर के लिए रिलाय हो तो कोई हमारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उसको पढ़िए। करंट अफेयर सबके लिए सेम है, 2-3 चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। क्लियर। हर एक का सोर्स जो है वो आपका न्यूज़पेपर है, पीआईबी है, सब वहीं से उठाते हैं, वहीं से ही बनाते हैं। तो बेटर है एक सोर्स को पढ़ो, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, ताकि जब एग्जाम में आप इन क्वेश्चंस को देखो तो आप रिकॉल इजीली कर पाओ। तो रिवीजन इज द की। बहुत ज्यादा पढ़ना भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये है जो पढ़ा हुआ है उसको अगर 100% आप परफॉर्म करके आ जाओगे एग्जाम में तो चांसेस जो है वो आपके एग्जाम के क्लियर करने के बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, और उसके साथ साथ जब ज्यादा पढ़ा होता है तो पेपर में याद तो आता है कि यार ये सुना सुना लग रहा है। क्लियर। तो मन भी नहीं करता है कि छोड़ो। तो वहां पे
नेगेटिव मार्किंग करने के चांसेस, जहाँ पे आपको पता ही है कि इसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, हर एक गलत सवाल पे या हर एक गलत आंसर पे आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग जितना हो सकता है आप उसको अवॉइड करिए, कोई भी ब्लाइंड गेस आप लोग अल्टीमेटली नहीं करोगे। क्लियर? तो ये कुछ किताबें हैं रिवीजन के लिए, आप लोग इनको यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ एक हमारा कोर्स भी एलाइड एंड एनटी के लिए शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शंस में उसकी डिटेल्स दी है, लेकिन अगेन हर बार की तरह मैं यही कहूँगा, पहले डेमो लेक्चर्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं तो ही ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की। मेहनत करते रहिए, सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकलता है, बहुत सारे लोगों ने निकाला है। इसी के साथ आज के सेशन को मैं कंक्लूड करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।